हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। आज हम लोग देखेंगे जो एडोटेरिया के 7500 प्लस जीके जीएस का बुक है, उसका हम लोग सेट नंबर 50 देखेंगे और ये डिस्कशन के रूप में रहेगा, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है इसमें, नीलांबर तथा पीतांबर 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे। जो नीलांबर एवं पीतांबर थे ये 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र से संबंधित थे। ये संबंधित है झारखंड से। कहाँ से? तो झारखंड से। वीर कुंवर सिंह 1857 के क्रांति में कहाँ से भाग लिए थे? तो बिहार के जगदीशपुर आरा से। और वही कहेगा 1857 के जो विद्रोह था इसे जांच करने के लिए कौन सा आयोग का गठन किया गया था? तो ये किया गया था पील आयोग का। 1857 के विद्रोह के प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? ये बोला जाता है मौलवी अहमदुल्ला शाह को। 2 नंबर हो जाएगा, हिंद यानी कि भारत के लोगों के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? हिंदू शब्द के जो प्रयोग है ये सबसे पहले किसके द्वारा किया गया था? तो अरब के द्वारा, अरब वासियों के द्वारा। इंडिया शब्द के प्रयोग पहली बार किए थे यूनानी ने। सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में किसने विभाजित किया? सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में विभाजित किए थे क्रिस्टोफ सोलियरस। क्रिस्टोफ सोलियरस ने सबसे पहले इतिहास को 3 भागों में बांटे थे। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा, इंडोलॉजी के जनक और प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? इंडोलॉजी के जनक और प्रथम मानव विज्ञानी के रूप में किसे जाना जाता है? किसे जानते हैं? अल-बरूनी को जानते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। ऑप्शन है सी। तारीख ए मुबारक शाही की रचना किसने किया था? याहिया बिन अहमद सरहिंदी किए थे तारीख ए मुबारक शाही की रचना। वही अल-बरूनी ने किताब उल हिंद के रचना किए थे। अल-बरूनी किसके दरबार में आए थे? तो गजनबी के दरबार में, ये मोहम्मद गजनबी के दरबार में अल-बरूनी आए थे। आगे हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 4 नंबर है, मेटिसो का विद्रोह किस देश में हुआ? जो मेटिसो का विद्रोह था ये कह रहा है कि किस देश में हुआ? तो ये हुआ था आपको कनाडा में। ऑप्शन हो जाएगा सी। कहाँ पे हुआ था? कनाडा में। पहला एआई जनरेटेड कहेगा जीनोम किसने विकसित किया है? पहला एआई जनरेटेड जीनोम विकसित किया है संयुक्त राज्य अमेरिका। जो कॉप 30 हुआ है, जो कॉप 30 हो यानी कॉप 30 2025 में ये हुआ है। 2025 में कहाँ पे हुआ है? तो बेलम के ब्राज़ील में, यानी ब्राज़ील के जो बेलम शहर है वहाँ पे कॉप 30 हुआ है। कब? तो 2025 में। और 2025 के जो ब्रिक्स सम्मेलन हुआ है ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 5 नंबर। एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? एडवर्ड टेरी किसके शासनकाल में भारत आया था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था। जहांगीर के शासनकाल में आने वाले पहला अंग्रेज कहेगा तो ये हो जाएंगे जेम्स हॉकिंस। और ये आए थे 1609 में। थॉमस मुनरो कब आए थे जहांगीर के दरबार में? तो 1615 में। मनुची किसके दरबार में आए थे? तो ये शाहजहां औरंगजेब, ये दोनों के दरबार में मनुची जो आए थे, शाहजहां और औरंगजेब कहेगा तो ये दोनों के दरबार में रहे थे। रल्फ फिच जो अंग्रेज था ये अकबर के दरबार में आए थे। आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, झरोखा दर्शन एवं तुलादान प्रथा को किसने समाप्त किया था? झरोखा दर्शन एवं तुलादान जो प्रथा था इसे कौन समाप्त किए थे? तो औरंगजेब समाप्त किया था। ऑप्शन हो जाएगा बी। औरंगजेब को क्या बोला जाता था? तो जिंदा पीर। जो मुबैयान पद शैली था, मुबैयान पद शैली के जन्मदाता किसे माना जाता है? तो बाबर को माना जाता है। न्याय की जंजीर किसने स्थापित किया था? तो ये किए थे जहांगीर। दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो अकबर किए थे 1562 में। 7 नंबर हो जाएगा, मरियम महल कहाँ पर स्थित है? मरियम महल ये स्थित है फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन हो जाएगा ए। पंचमहल के निर्माण और मरियम महल के निर्माण दोनों के निर्माण करवाए थे अकबर। पंचमहल तथा मरियम महल ये दोनों के निर्माण जो करवाए थे अकबर करवाए थे। आगरा के किला, इलाहाबाद के किला और लाहौर के किला के निर्माण भी अकबर ने करवाए थे। आगरा के किला, इलाहाबाद के किला और लाहौर के किला का किसने बनवाया था? तो अकबर ने। दिल्ली के लाल किले बनवाए थे शाहजहां। आगे बढ़ेंगे, आगे हो जाएगा
हरिवंश तथा माधो किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? हरिवंश तथा माधो करा किसके दरबार के प्रमुख चित्रकार थे? तो ये रहते थे अकबर के दरबार में। ऑप्शन हो जाएगा ए। चित्रकारी जो था ये जहांगीर के शासनकाल में अपने चरम सीमा पे पहुंचा था। दशवंत और बसावन भी कहेगा तो ये भी अकबर के दरबारी चित्रकार थे। जहांगीर के दरबारी चित्रकार हो जाएंगे मंसूर, अबुल हसन और मनोहर। 9 नंबर क्वेश्चन है, मुगल प्रशासन में बख्शी क्या होता था? मुगल प्रशासन में कह रहा है कि बख्शी क्या होता था, तो ये हो जाएगा वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग का प्रभारी। वेतन भुगतानकर्ता एवं गुप्तचर विभाग के प्रभारी होता था। वही कहेगा राजस्व प्रभारी, जिले में जो राजस्व प्रभारी था उसे क्या बोला जाता था? तो उसे बोला जाता था आमिल। मुगल प्रशासन में मंत्री परिषद को क्या बोला जाता था? तो इसे विजारत बोला जाता था। 10 नंबर हो जाएगा, प्रसिद्ध अटाला मस्जिद का निर्माण किस वर्ष हुआ था? प्रसिद्ध जो अटाला मस्जिद है इसका निर्माण कब हुआ था? 1408 ईस्वी में हुआ था। और ये जो अटाला, पहले यहाँ पे अटाला मंदिर था उस पर इसका निर्माण किया गया था। और इसका अटाला मस्जिद के निर्माण कौन करवाए थे? जौनपुर के शासक थे इब्राहिम शाह सरकी। इन्होंने अटाला मस्जिद के निर्माण करवाए थे 1408 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 11 नंबर है, शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का प्रयोग किया जाता था। शब्द इंपीरियल प्रेफरेंस का जो प्रयोग है किसके बारे में किया जाता था? तो ये भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए किया जाता था। भारत में ब्रिटिश आयातों पर दी गई विशेष रियायतों के लिए शब्द जो इंपीरियल प्रेफरेंस है इसका प्रयोग किया जाता था। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया था? जूरी अधिनियम के विरोध कौन किए थे? तो ये किए थे राजा राम मोहन राय। इनको भारतीय पत्रिका का अग्रदूत भी बोला जाता है। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे कलकत्ता में 1828 में। विधवा पुनः विवाह जो अधिनियम था इसे कौन लाए थे? तो ये लाए थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर 1856 में। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 13 नंबर है, टीपू सुल्तान को जैकोबिन क्लब स्थापित करने में किस देश के सैनिकों ने मदद की थी? तो ये किस देश के सैनिक थे? तो फ्रांस के। फ्रांस के सैनिक के साथ या फ्रांस से बोल सकते हैं टीपू सुल्तान की मित्रता था। और टीपू सुल्तान की प्रमुख एक कथन था कि जीना है तो शेर की तरह जियो, गीदड़ की तरह नहीं। 14 नंबर हो जाएगा, भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। भारतीय शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें और सही कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करें। यानी कि निम्न पर विचार करके और इसे कब कब इसका स्थापित किया गया उसके कालानुक्रम के अनुसार इसे व्यवस्थित करना है। इसमें पहले हो जाएगा हिंदू कॉलेज, जो कि बनारस की हिंदू कॉलेज था। इसका स्थापना हुआ था 1791 में और ये किए थे जोनाथन डंकन। इसके बाद किसका स्थापना किया गया था? एडम की रिपोर्ट के गठन किया गया 1830 में। इसके बाद हो जाएगा वुड डिस्पैच जो कि 1854 में लाया गया था। इसके बाद हो जाएगा कलकत्ता विश्वविद्यालय जो कि स्थापना हुआ था इसका 1857 में। तो क्रम से पहले हो जाएगा हिंदू कॉलेज, उसके बाद हो जाएगा एडम की रिपोर्ट, उसके बाद वुड डिस्पैच, उसके बाद हो जाएगा कोलकाता विश्वविद्यालय। ऑप्शन हो जाएगा बी 4 3 1 2। 15 नंबर देखेंगे, केसरी और मराठा पत्रिकाएं क्रमशः किस भाषा में लिखी गई? केसरी और मराठा जो पत्रिकाएं था जिसका प्रकाशन किए थे बाल गंगाधर तिलक, ये किस भाषा में लिखी गई? तो केसरी कहेगा तो केसरी लिखा गया था मराठी में, वही मराठा लिखा गया था अंग्रेजी में। तो ये उल्टा है, केसरी जो था ये मराठा भाषा में लिखा गया था मराठी में, और मराठा जो पत्रिका था ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। ऑप्शन हो जाएगा बी, केसरी मराठी में और मराठा कहेगा तो अंग्रेजी में। और ये किसके द्वारा प्रकाशित हुआ था? तो बीजी तिलक के द्वारा। 16 नंबर हो जाएगा, प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? तो ये किया गया था 1935 ईस्वी में। निर्वाचन आयोग के कहेगा गठन कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। भारत में भारत से जो बर्मा था, वर्तमान में इसका नाम म्यांमार है, तो बर्मा भारत से अलग हुआ था 1937 में
एक्ट कहेगा तो 1935 एक्ट के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ 1937 में। आगे बढ़ेंगे 17 हो जाएगा। वर्तमान में कुल कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? तो वर्तमान में कितने शास्त्रीय भाषा हो गया है? टोटल वर्तमान में हो गया 11। पहले कितना था? तो पहले शास्त्रीय भाषा की संख्या 6 थी, 5 नए जुड़ा है तो अब हो गया है 11। और जो नए भाषा जोड़ा गया है शास्त्रीय भाषा में ये हो जाएगा मराठी, पाली भाषा, प्राकृत भाषा, बंगाली भाषा और असमिया भाषा। ये 5 जो शास्त्रीय भाषा नया जोड़ा गया है तो अब इनकी संख्या हो गई है 11 है। 18 देखेंगे, भारतीय संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो भारतीय जो संविधान है निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है? तो इसमें से हो जाएगा बच्चों के, उसके बाद स्त्रियों के, उसके बाद हो जाएगा जनजातियों के। 1 2 3 हो जाएगा, 1 2 3 ऑप्शन बी में है तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1 2 3। कहेगा शोषण के विरुद्ध के अधिकार का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 23 और 24 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 19 नंबर देखेंगे। 1946 में गठित अंतरिम सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? 1946 में जो 2 सितंबर 1946 में अंतरिम सरकार के गठन हुआ था उसका रहा कि उस सरकार में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो उसमें उप सभापति थे कार्यपालिका परिषद के जवाहरलाल नेहरू, और इनके पास विदेश मामला भी था, उसके बाद राष्ट्रमंडल की अध्यक्ष भी थे। शिक्षा विभाग किसके पास था? तो सी राजगोपालाचारी के पास शिक्षा विभाग था। आगे हम लोग बढ़ते हैं, 20 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कर किन विषयों की सुनवाई कर सकता है? तो ये कर सकता है आपको ऐसे विवाद जिनमें एक तरफ भारत सरकार हो तथा दूसरी तरफ एक या उपयुक्त में से एक से अधिक राज्यों की सरकार हो। ऐसे में जो सर्वोच्च न्यायालय है अपने मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उस विषय पे सुनवाई कर सकता है। सर्वोच्च न्यायालय गठन जो किया गया था 28 जनवरी 1950 को किया गया था। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय के 53वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये हो जाएंगे जस्टिस सूर्यकांत। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, अगला क्वेश्चन है वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का जो पद है निम्नलिखित में से किसके समतुल्य होता है? वरीयता अनुक्रम में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के जो पद है कह रहा है किसके पद के ये समान होता है? तो ये हो जाएगा संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका पद और निर्वाचन मुख्य जो निर्वाचन आयुक्त हैं उनका पद, दोनों के पद जो है समान है। वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो ज्ञानेश कुमार हैं, क्रम से हो जाएंगे 26वां। और कुछ महत्वपूर्ण पद है जो हमारे संविधान में वरीयता क्रम में रखा गया है। तो सबसे ऊपर हो जाएंगे राष्ट्रपति, पद के अनुसार सबसे ऊपर राष्ट्रपति, इनके नीचे आते हैं उपराष्ट्रपति, इनके नीचे हो जाएंगे प्रधानमंत्री, इनके नीचे हो जाएंगे राज्य के राज्यपाल, इनके नीचे भारत जो भूतपूर्व होते हैं भारत के उप राष्ट्रपति ये हो जाएंगे, और इनके नीचे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के जो पद है लोकसभा के अध्यक्ष के बराबर होता है। अब से देख लेते हैं, सबसे ऊपर होंगे वरीयता क्रम में पद के अनुसार राष्ट्रपति, उसके बाद उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्य के राज्यपाल, उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और इन्हीं पद के अनुसार बराबर हो जाएगा लोकसभा के अध्यक्ष के जो पद होता है ये दोनों बराबर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा 22 नंबर क्वेश्चन है राज्यों के लिए राजभाषा का निर्धारण कौन करता है? राज्य के लिए राजभाषा के निर्धारण करेंगे संबंधित राज्य का विधानमंडल, संबंधित राज्य के विधानमंडल। पहली बार राजभाषा आयोग के जो गठन किया गया था 1955 में किया गया था। इसके प्रथम अध्यक्ष कहेगा तो हो जाएंगे बीजी खरे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, आगे है निम्न में से किस अनुच्छेद में यह उपबंध है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उच्च न्यायालय द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं? इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में मिलता है? तो इसका उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 37 में। राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व है ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है।
जिसका उल्लेख भाग 4 में है। अनुच्छेद कहेगा तो 36 से 51 तक इसका उल्लेख किया गया है। 24 देखेंगे, लुजोन द्वीप कहाँ पर स्थित है। लुजोन जो द्वीप है, लुजोन द्वीप ये स्थित है पश्चिमी प्रशांत महासागर में। पश्चिमी प्रशांत महासागर में लुजोन द्वीप स्थित है। और वही कहेगा सुलेवेसी द्वीप कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है हिंद महासागर में। हिंद महासागर के सबसे बड़ा द्वीप कहेगा तो ये हो जाएगा मेडागास्कर। आगे देखेंगे 25 हो जाएगा, विश्व में सर्वाधिक जैतून उत्पादन देश निम्न में कौन है। विश्व में सर्वाधिक जैतून का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो ये होता है इटली में। रक्त वर्षा कहाँ पे होता है, ये भी होता है इटली में। उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, जापान को। डूबते सूर्य के देश कहेगा तो ब्रिटेन को कहा जाता है। चावल और गेहूं उत्पादन में अग्रणीय देश कहेगा तो चीन हो जाएगा। सर्वाधिक जैतून उत्पादक में अग्रणीय हो जाएगा इटली। निम्न में कौन जायद फसल का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से जायद फसल कौन नहीं है, तो जूट। जूट को छोड़ाकर तरबूज, ककड़ी, खीरा ये तीनों क्या है, तो जायद फसल है। कौन नहीं है, तो जूट नहीं है। आगे बढ़ेंगे 27 हो जाएगा। छत्तीसगढ़ स्थित हंसदेव घाटी निम्न में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में स्थित हंसदेव घाटी निम्न में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। वैसे कहेगा राज्य सबसे अधिक कौन सा राज्य है जो कोयला उत्पादन करता है, तो झारखंड हो जाएगा। चांदी उत्पादन में अग्रणीय राज्य हो जाएगा राजस्थान। पन्ना ये मध्य प्रदेश में स्थित है और ये प्रसिद्ध है हीरा उत्पादन के लिए। सिलिकॉन क्या है, तो ये अर्धचालक है। 28 देखेंगे, निम्न में से किस देश को बाल्टिक समूह का सदस्य नहीं माना जाता है। बाल्टिक देश के कह रहा है कि बाल्टिक देश को बाल्टिक समूह का सदस्य कौन सा देश को नहीं माना जाता है, तो इसमें बाल्टिक समूह के सदस्य देश नहीं है, ये हो जाएगा आर्मेनिया। आर्मेनिया जो है बाल्टिक समूह का सदस्य देश नहीं है। बाकी हो जाएगा लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया, ये तीनों जो देश है ये बाल्टिक समूह के सदस्य है। जो बाल्टिक समूह है ये यूरोपीय संघ तथा नाटो के सदस्य देश भी है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा। आगे देखेंगे 29 नंबर है, लिथोस्फीयर में शामिल है। लिथोस्फीयर में कह रहा है कौन शामिल है, तो इसमें शामिल है भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल। लिथोस्फीयर में भूपर्पटी और ऊपरी मेंटल शामिल है। 30 देखेंगे, निम्न में कौन सा आंतरिक ग्रहों को प्रस्तुत करता है। आंतरिक ग्रहों के कौन प्रस्तुत करता है, तो ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह है। सूर्य और क्षुद्र ग्रहों के बीच के ग्रह जो है आंतरिक ग्रहों का प्रस्तुत करता है। क्षुद्र जो ग्रह है ये मंगल और बृहस्पति जो ग्रह है उसके बीच ही स्थित होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित होते हैं। आंतरिक ग्रहों की संख्या कितना है, तो आंतरिक ग्रहों की संख्या हो जाएगा 4, जिसमें से हो जाएगा बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। आंतरिक ग्रह के और किस नाम से जानते हैं, तो आंतरिक ग्रहों को स्थलीय ग्रह भी बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा समांतर कंधों पर लटकाने वाले थैलों या बैगों में चौड़ी पट्टी लगाई जाती है, इसका कारण क्या है, तो इसका कारण हो जाएगा दाब को कम करने के लिए। ऑप्शन हो जाएगा बी, उसे चौड़ा इसलिए बनाया जाता है दाब को कम कर सके। दाब बराबर होता है, दाब बराबर हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। इसका अर्थ यह है कि क्षेत्रफल अधिक होगा तो उसका दाब कम हो जाएगा। इसी के कारण जो थैले या बैग होते हैं कंधा पर लटकाने वाला उसका पट्टी है चौड़ा बनाया जाता है जिससे उसका दाब कम किया जाए। द्रव्य के क्वथनांक बढ़ने से दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो दाब बढ़ जाता है। इसी कारण जो कुकर में खाना जल्दी बन जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा प्रकाश का रंग किससे संबंधित है। प्रकाश के जो रंग है इसमें से संबंधित हो जाता है तरंगदैर्घ्य से भी, वेग से भी और आवृत्ति से भी। प्रकाश का रंग क्वेश्चन में कह रहा है कि किससे संबंधित है, तो प्रकाश के रंग ये तीनों से संबंधित हो जाएगा। तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। वही आपसे पूछेगा कि प्रकाश के जो रंग है किससे निश्चित किया जाता है, तो ये निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य से निश्चित किया जाता है।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसमें उसका तरंग दैर्घ्य और वेग ये दोनों बदलता है, लेकिन जो आवृत्ति है ये अपवर्तित रहता है, यानी कि आवृत्ति नहीं बदलता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, सौर सेल किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जो सौर सेल है ये फोटो वोल्टिक प्रभाव पे कार्य करता है। ऑप्शन हो जाएगा एक, यानी कि केवल एक इसमें से सही है। सौर सेल जो है फोटोवोल्टिक प्रभाव पे कार्य करता है। शुष्क सेल के जो क्षमता होता है ये होता है 1.5 वोल्ट, यानी 1.5 वोल्ट होता है शुष्क सेल की क्षमता। विद्युत सेल का कैथोड जो है ये किससे बना होता है? विद्युत सेल के कैथोड ये जस्ता के बना होता है। वही विद्युत सेल के एनोड कहेगा तो ये कार्बन का बना होता है। आगे बढ़ेंगे, 34 हो जाएगा, वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण का कारण क्या है? तो वर्षारोधी कोट और टेंट के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री का जल रोधक गुण हो जाएगा, इसका कारण हो जाएगा पृष्ठ तनाव। इसमें से केवल एक सही है तो ऑप्शन हो जाएगा ए। पृष्ठ तनाव के जो एसआई मात्रक होता है ये होता है न्यूटन प्रति मीटर। आदर्श तरल के जो सैन्यता है ये क्या होता है? शून्य होता है। सैन्यता के एसआई मात्रक होता है पॉइज। सैन्यता है ये किसका गुण है? सैन्यता ये द्रव्य और गैसों का गुण है। ठोस में सैन्यता नहीं पाया जाता है। और वही कहेगा कि गैस के अपेक्षा जो द्रव्य है इसमें सैन्यता अधिक होती है। गैस के अपेक्षा द्रव्य में सैन्यता अधिक होती है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है कि पानी पे अगर पानी यानी कि जल के ताप बढ़ाइएगा, जल का ताप बढ़ाइएगा तो उसका सैन्यता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल का ताप बढ़ाइएगा तो उसका सैन्यता घटता है, और गैस का जब ताप बढ़ाइएगा तो उसका सैन्यता क्या होता है? बढ़ता है। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, उस अधातु का नाम बताइए जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है। उस अधातु के नाम जिसका गलनांक और क्वथनांक अधिक होता है तो ये हो जाएगा हीरा। रेडियोधर्मी पदार्थ अंतरिम रूप से क्षय होने के बाद किसमें बदलता है? तो ये बदल जाता है शीशा में। रेडियोधर्मी पदार्थ अंतरिम रूप से क्षय होने के बाद बदल जाता है शीशा में। 36 हो जाएगा, अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है? अल्कोहल के रासायनिक सूत्र हो जाएगा C2H5OH। जो C2H5 है ये एथिल समूह है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो इसमें से गलत कथन छांटना है। तो इसमें से गलत जो कथन है ये देख लेते हैं। इसमें से बारी बारी देखते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को नहीं काट सकती है। विद्युत क्षेत्र जो रेखाएं हैं ये एक दूसरे के नहीं काटती हैं, ये तो कथन जो है सही है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं आवेश की सतह के लंबवत होती है, ये भी सही है। जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं ये आवेश की सतह के लंबवत होती है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनात्मक आवेश से उत्पन्न नहीं हो सकती है, यही कथन जो है गलत है, क्योंकि ये हो सकती है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा कथन जो है गलत है? तो इसमें से 3 गलत है, तो ऑप्शन हो जाएगा केवल 3। आगे बढ़ते हैं, अगला हो जाएगा 38 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधे में मौजूद सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है? इसमें आपको बताना है कि कौन सरल अस्थायी ऊतकों का एक समूह है। तो इसमें सरल अस्थायी ऊतक के एक समूह हो जाएगा पैरेन्काइमा, उसके बाद हो जाएगा कोलेन्काइमा, उसके बाद स्क्लेरेन्काइमा। ऑप्शन हो जाएगा ए। जो पैरेन्काइमा है ये किसके लिए कार्य करता है? तो ये भोजन बनाने में, जो पैरेन्काइमा ऊतक है ये पौधे में भोजन बनाने में या प्रकाश संश्लेषण करने में कार्य करता है। उसके बाद कहेगा कोलेन्काइमा जो ऊतक है ये पौधे में लचीलापन बनाए रखता है या यांत्रिक सहारा ये देता है। वही कहेगा स्क्लेरेन्काइमा, ये इसका कार्य क्या है? तो ये पौधे को कठोरता बनाता है और मजबूती बनाता है। और जटिल अस्थायी ऊतक में क्या हो जाएगा? ये तीनों जो है ये तीनों क्या है? तो ये तीनों हो जाएगा सरल अस्थायी ऊतक। जटिल ऊतक में आ जाएगा जाइलम और फ्लोएम। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर है,
मानव शरीर में मूत्र का सही मार्ग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसमें से मूत्र का सही मार्ग आपको बताना है। तो इसमें से हो जाएगा किडनी, उसके बाद मूत्र वाहिनी, उसके बाद हो जाएगा मूत्राशय, उसके बाद होगा मूत्र मार्ग। इसमें से ऑप्शन ए सही है। मूत्र के पीएच मान होता है 6। आगे बढ़ते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु जनित रोग है? तो इसमें से वायु जनित रोग हो जाएगा खसरा। खसरा जो है वायरस से होता है और ये वायु जनित रोग है। मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम परजीवी से। मलेरिया किस में होता है, किससे? तो प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। टाइफाइड किससे होता है? जीवाणु से होता है और प्रभावित करता है आंत को। आगे बढ़ेंगे, 41 नंबर हो जाएगा, गोल्डन चावल किसका समृद्ध स्रोत है? गोल्डन जो चावल है ये किसका समृद्ध स्रोत है? तो ये विटामिन ए का समृद्ध स्रोत है। ऑप्शन हो जाएगा 1। विटामिन ए के अच्छा स्रोत कहेगा तो ये गाजर भी हो जाएगा। विटामिन बी यानी विटामिन बी1 के या बी कह सकते हैं, इसका रासायनिक नाम कहेगा तो थायमिन हो जाएगा। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन के ये रक्त के थक्का बनने में मदद करता है। विटामिन से हमें कोई भी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। विटामिन जो है ये रक्षात्मक के रूप में कार्य करता है। आगे बढ़ेंगे, 42 हो जाएगा, हाइड्रोपोनिक्स क्या है? जो हाइड्रोपोनिक्स है ये मिट्टी संवर्धन के बिना पौधा है। हाइड्रोपोनिक्स जो विधि है ये मिट्टी संवर्धन के बिना पौधे वाला विधि है। आगे बढ़ते हैं, 43 नंबर हो जाएगा, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय जनसंख्या अर्थात एसटी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये प्रतिशत के मामले में कह रहा है तो एसटी जनसंख्या का प्रतिशत कहेगा सबसे अधिक कहाँ पे है? तो मिजोरम में। और सर्वाधिक एसटी जनसंख्या कहाँ पे अधिक है, किस राज्य में? तो मध्य प्रदेश में है। और प्रतिशत के आधार पे कहेगा तो मिजोरम हो जाएगा। तो इसमें प्रतिशत के आधार पे पूछ रहा है तो मिजोरम हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के पहला साक्षर राज्य कहेगा तो ये मिजोरम ही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 44 नंबर हो जाएगा, अस्टेलेक्टाइडस, अस्टेलेग्माइटस और पिलारे किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? तो इस किसके कार्यों द्वारा निर्मित निक्षेपणात्मक स्थल रूप है? तो ये हो जाएगा भूजल के द्वारा। ऑप्शन हो जाएगा ए। 45 देखेंगे, सागौन, साल, शीशम, चंदन किस प्रकार के वनों की प्रमुख प्रजातियां हैं? तो ये किस प्रकार के वन के प्रमुख प्रजातियां हो जाएगा? तो ये हो जाएगा पर्णपाती वन का। ये सब संबंधित है पर्णपाती वन से। सदाबहार वन भारत में कहाँ पाया जाता है? तो भारत के पश्चिमी घाट में पाया जाता है। और कटीले वन पाया जाता है मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ पे वर्षा की कमी हो। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर मेकांग नदी के तट पर स्थित है? मेकांग नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? ये हो जाएगा नोमपेन। नोमपेन हो जाएगा और ये कंबोडिया के राजधानी है। मेकांग नदी जो है ये दक्षिण एशिया के सबसे लंबी नदी है। 47 हो जाएगा, एक व्यक्ति जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है, निम्नलिखित से कौन सा रोग से ये पीड़ित है? एक व्यक्ति जो यह नहीं जानता है कि खाना को कब बंद करना है वह कौन सा रोग से पीड़ित है? तो ये हो जाएगा ब्यूलीमिया रोग। ब्यूलीमिया रोग से ये पीड़ित है। मधुमेह में क्या होता है? तो इसमें रक्त शर्करा बढ़ जाता है जिससे इंसुलिन की कमी हो जाता है और इंसुलिन की कमी होने से मधुमेह रोग हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, 48 नंबर हो जाएगा, संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण क्या है? संतुलित विकास सिद्धांत के अनुसार अल्प विकास का प्राथमिक कारण क्या है? तो हो जाएगा बचत का अभाव। बचत के अभाव इसका कारण हो जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा बी। 49 देखेंगे, निम्न में से कौन सी समिति भारत में निर्धनता से संबंधित है? निर्धनता से संबंधित समिति हो जाएगा सुरेश तेंदुलकर समिति, उसके बाद हो जाएगा लकड़वाला समिति। इसमें से बी और सी दोनों सही है। ऑप्शन हो जाएगा डी। विजय केलकर समिति के तहत जो आम बजट है इसे रेल बजट में मिलाया गया 2016-17 में। आगे बढ़ेंगे, 50 नंबर हो जाएगा,
निम्न कथनों पर विचार करें। बारी बारी कथन देखते हैं और इसमें कह रहा है कि सत्य कूट का चयन करें, यानी कौन सा कथन सत्य है उसे चुनना है। तो पहला कथन देख लेते हैं। मानव विकास का विचार मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है। मानव विकास का जो विचार है मानव को किसी साध्य की प्राप्ति का साधन मानता है, ये कथन सही है। दूसरा देखेंगे, मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव स्वयं साध्य भी है। मानव पूंजी के परिप्रेक्ष्य में मानव कह रहा है कि स्वयं साध्य भी है, ये भी सही है। तो इसमें से दोनों कथन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन हो जाएगा सी, दोनों सही है। इसके बाद कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनियर क्वेश्चन है, देख लेते हैं। यादव वंश की स्थापना किसने किया था? यादव वंश की स्थापना किए थे भिल्लम पंचम ने। यादव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी हो जाएगी देवगिरी। इस वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन हुए? तो इस वंश के सबसे प्रतापी राजा हुए सिंधड़। संगीत शास्त्री सारंगदेव राजा सिंधड़ के दरबारी थे। इस वंश का अंतिम स्वतंत्र शासक कौन हुए? इस वंश के अंतिम स्वतंत्र शासक रामचंद्र था। रामचंद्र ने अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया। जो रामचंद्र था ये अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया था। आगे बढ़ेंगे, अगला हो जाएगा। कदम्ब वंश की स्थापना किसने किया था? मयूर शर्मा ने की थी। इसकी राजधानी कहाँ पे थी? तो इसकी राजधानी हो जाएगी वनवासी। गंग वंश का संस्थापक कौन था? ब्रजहस्त पंचम गंग वंश के संस्थापक थे। दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक कौन था? तो ये था माधव प्रथम। और ये इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।